यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर 2 का एक नॉवल जिसका नाम है द शैडो लाइन्स, जो कि अमिताभ घोष ने लिखी है, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। द शैडो लाइन्स जो कि अमिताभ घोष ने लिखी है, ये पब्लिश की गई थी 1988 में और इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज भी किया गया था क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव नॉवल है। और इस नॉवल में नॉर्मली आपको नॉवेल्स में जो है स्टोरी मिलती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बट इस नॉवल में हम एक नरेटर की, अननोन पर्सन जिसका नाम नरेटर है, हम उसकी मेमोरीज पढ़ेंगे। नॉर्मली हम कोई भी नॉवल पढ़ते हैं तो उस नॉवल का एक एंड होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके वो खत्म हो जाती है, या तो उसकी हैप्पी एंडिंग होती है या उसकी सैड एंडिंग होती है। बट अब जो हम नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। शैडो लाइन्स एक टाइम पे त्रिदिप नरेटर का अंकल है, उसकी स्टोरी है। जब नरेटर 8 साल का था और त्रिदिप 29 ईयर्स का था, ये स्टोरी तब की है जब त्रिदिप को एक इंग्लिश गर्ल जिसका नाम मे था उससे प्यार हो गया था, और वो कैसे ढाका के कम्युनल रियॉर्ड्स में 1964 में मर गया, ये उसकी स्टोरी है। इस नॉवल में हम 1964 के बहुत ही क्लोज जाके भी क्लोज नहीं हो पाते, बट स्टिल नरेटर हमें 1979 तक की उसकी मेमोरीज पढ़वाता है, बताता है, जब वो वापस इंडिया आ जाता है काफ़ी सालों के बाद इंग्लैंड में रहने के। और फाइनली 1979 में, यानी कि ढाका रियॉर्ड्स के 15 साल बाद, वो इतना मेच्योर हो जाता है समझने के लिए कि ढाका रियॉर्ड्स जो 1964 में हुए थे और कैलकाटा रियॉर्ड्स जो कि सेम ईयर में हुए थे, उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन था। और त्रिदिप की डेथ का ट्रू मीनिंग भी उसे पता लग जाता है। तो ये जो नॉवल है, ये सिर्फ त्रिदिप की कहानी नहीं बताती, लेकिन हमें ये नरेटर की कहानी भी बताती है कि कैसे उसमें ग्रोथ और मैच्योरिटी दिखाई दी हमें। साथ ही साथ शैडो लाइन्स जो है वो इश्यूज रेज करती है फ्रीडम और नेशनलिज्म के, जो हम इस नॉवल में देखेंगे अब आगे। अब हम थोड़ा-सा अमिताभ घोष जी के बारे में जान लेते हैं, उन वर्क्स के बारे में जानते हैं। तो सर अमिताभ घोष जो हैं वो कोलकाता में बॉर्न हुए थे 1956 में, और उन्होंने अपना बचपन वहीं गुज़ारा। वो ढाका और कोलंबो भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टडीज़ सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में है, वहाँ से की थी, और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी की थी। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो डीयू का जो कॉलेज है उसमें भी पढ़ाया हुआ है, और वो एज अ प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। इसी के साथ साथ उनका जो एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट है वो उन्हें अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी और इजिप्ट के काफ़ी सारे विलेजेस में भी लेके गया। और इनका जो ये एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट है, ये हमें इनकी काफ़ी सारी नॉवेल्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि एंटिक लैंड जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी, या कैलकाटा क्रोमोसोम जो 1996 में हुआ था, या फिर डांसिंग इन कैम्बोडिया एट लार्ज इन बर्मा जो 1998 में पब्लिश की गई थी। इनकी फर्स्ट नॉवल थी द सर्कल ऑफ रीजन जो कि 1986 में पब्लिश की गई थी, और इस नॉवल के लिए इन्हें फ्रेंच प्रेस्टीजियस लिटरेरी अवार्ड भी मिला था। और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 1989 में इन्हें मिला था आफ्टर ही रोट एंड पब्लिश दी शैडो लाइन्स इन 1988। ओके, सो अब हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस नॉवल में ना तो चैप्टर्स हैं, ना ही आपको लेसन्स देखने को मिलेंगे कि लेसन वन ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बस एक जो इसका फर्स्ट हाफ है हम उसे कहेंगे गोइंग अवे, और जो सेकंड पार्ट है हम उसे कहेंगे कमिंग होम। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये दो फैमिलीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है, एक इंडियन फैमिली और दूसरी इंग्लिश फैमिली। इंडियन फैमिली में 2 सिस्टर्स हैं, माया देवी और उनकी बड़ी बहन, जिनका नाम नहीं पता, वो अननेम्ड है इस स्टोरी में। और जो लेडी है जो अननेम्ड है, वो ही नरेटर की ग्रैंडमदर है, जिन्हें थामा भी कहा गया है। ये दोनों जो सिस्टर्स हैं ये ओरिजिनली ढाका से बिलॉन्ग करती है, जहाँ पर ये एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी अपने फादर और अपनी फैमिली के साथ, जिनमें इनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम है जेठ मशाई। नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो सबसे बड़ी बहन थी इनकी, और इनकी शादी जल्दी हो गई थी, यानी कि माया देवी से 4 साल पहले हो गई थी एक रेलवे इंजीनियर के साथ बुरमा में। और इनके हस्बैंड 1935 में मर गए थे, ही डाइड वर्किंग एज अ स्कूल टीचर। इनका बेटा यानी कि नरेटर का फादर एक जूनियर इंजीनियर है रबर कंपनी में, और शी वाज अ सिंगल पेरेंट। वो एक सिंगल पेरेंट थी, तो उन्हें ही हार्ड वर्क करना था अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने सन को पढ़ाने के लिए। और वो नहीं चाहती कि उनका ग्रैंड सन किसी भी बुरे कामों में अपना टाइम बर्बाद करे। वो नहीं चाहती कि उनका ग्रैंड सन उनकी सिस्टर के बेटे यानी कि त्रिदीप के साथ अपना टाइम वेस्ट करे। वो एक नेशनलिस्ट थी,
एंड ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965 उन्होंने अपनी गोल्ड चेन डोनेट कर दी थी जो उनके हस्बैंड ने उन्हें दी थी। माया देवी मिस्टर हिमांशु शेखर दत्ता चौधरी से मैरिड थी जो कि एक इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते थे। उनके 3 बेटे थे। एक बेटा था जिसका नाम था जतिन जो कि यूएन इकोनॉमिस्ट था। दूसरा बेटा था त्रिदिप जो कि जतिन से 2 साल छोटा था। और थर्ड उनका बेटा था रॉबी जो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसने बाद में आईएएस जॉइन कर लिया था। माया देवी के फादर इन लॉ जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे और उनकी स्पिरिचुअलिज्म की वजह से वो एक इंग्लिश मैन के कांटेक्ट में आए थे जिसका नाम था लियोनल त्रेसावसन जो कि कलकत्ता में बिजनेस किया करता था। लियोनल त्रेसावसन का एक बेटा था और एक बेटी थी। उसके बेटे का नाम एलन था और बेटी का नाम एलिजाबेथ था। और एलिजाबेथ की शादी एक लड़के से हो गई थी जो उसे कॉलेज में पढ़ाया करता था और उस लड़के का नाम था एसएनआई प्रिस। और मिस एलिजाबेथ प्रिस के और एसएनआई प्रिस के 2 बच्चे थे। एक का नाम था निक जो कि एक लड़का था और एक का नाम था मे जो कि एक लड़की थी। जब 1939 में मिसेस प्रिस ने सुना उनके फादर के जो फ्रेंड हैं मिस्टर हिमांशु शेखर दत्ता चौधरी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, प्लान करें इंग्लैंड विजिट करने का, तो मिसेस प्रिस ने उन्हें एक लेटर लिख के दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो वहाँ इंग्लैंड आएँ और उनके साथ रहें। और इसलिए माया देवी, उनके हस्बैंड यानी कि मिस्टर हिमांशु शेखर दत्ता चौधरी और उनका बेटा त्रिदिप तीनों इंग्लैंड गए वॉर के टाइम में और मिसेस प्रिंस के साथ ही रहे फॉर अ ईयर। नाउ जो नरेटर है और जतिन जो कि माया देवी का बेटा है उसकी बेटी ईला सेम एज के थे और वो बचपन से ही एक साथ खेलते थे पढ़ते थे और नरेटर बहुत ही ज़्यादा ईला की तरफ उस नरेटर जो है अट्रैक्टेड था। तो ईला के पेरेंट्स जो थे वो फॉरेन सर्विस में थे और उनका कलकत्ता आना-जाना बहुत कम होता था। लेकिन नरेटर जो है वो ईला का इंतज़ार करता था कि वो कब आएगी और कब नरेटर उसको देख के खुश होगा। अब्रॉड में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ती थी और जब भी वो कलकत्ता आती तो वो नरेटर को अपनी एल्बम्स दिखाती जिसमें बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स होती, उसके अलग-अलग दोस्त होते, अलग-अलग स्कूल में अलग-अलग लोग होते। तो 1960 में उसके जो फादर हैं वो सैबाटिकल लीव पर थे अपनी जॉब से यूएन में उन्होंने वो तब नॉर्थ इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो इला और उसकी मदर मिसेस प्रिस के साथ लंदन में रह रही थी और जब दुर्गा पूजा का टाइम था तो ईला कलकत्ता आती है। वो नरेटर को लेकर अपने पुराने वाले घर में जाती है जो कि राय बाजार में था और नरेटर और ईला वहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था हाउसेस। और ये सेम गेम वो यानी कि ईला लंदन में निक के साथ भी खेलती थी। लंदन में ईला ने स्कूल अटेंड करा है निक के साथ। निक कौन है? निक मिसेस प्रिंस का बेटा है और इस वजह से वो निक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और स्कूल ख़त्म होने के बाद उसने बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से बीए हिस्ट्री कर कंप्लीट करी। अब ईला जो है वो बहुत फैशनेबल हो गई है जैसे-जैसे वो बड़ी होती जा रही है और फ्री ऑफ मैनर्स हो गई है। यानी कि उसे नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, वो सिर्फ़ वैसे बिहेव करना चाहती है जैसे वो बिहेव करना चाहती है। तो जब वो एक बार कलकत्ता आई तो वो नरेटर को और उसके अंकल रॉबी को लेकर यानी कि जतिन का छोटा भाई रॉबी को लेकर एक ग्रैंड होटल में जाती है और वहाँ पे जाकर वो बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करती है और वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के साथ डांस करने लग जाती है जिस वजह से रॉबी जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और ये देखकर रॉबी उस इंसान को मार के गिरा देता है। और जैसे ही इला ये सब देखती है तो वो रॉबी को बोलती है कि मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ और वही करूँगी जहाँ मैं करना चाहती हूँ। और उसने वहाँ ओपनली डिक्लेयर किया कि वो लंदन में इसलिए रह रही है क्योंकि वो एकदम फ्री रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इंडिया की फाउंडेशंस उस तक पहुँचे। और जब ये सारी बात नरेटर अपनी ग्रैंडमदर को जाके बताता है, तो नरेटर की ग्रैंडमदर इरा को एक होर कहती है और वो ये भी कहती है कि लंदन में सिर्फ़ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि उसे अपनी मर्ज़ी के काम करने हैं। नरेटर के साथ सबसे दुखद घटना तब होती है जब वो क्रिसमस पार्टी के टाइम मिसेस प्रिस के घर में ईला के साथ अकेला होता है और ईला उसे ये बताती है कि उसने हमेशा से ही नरेटर को अपना एक भाई की तरह समझा है और एंड में वो निक के साथ शादी कर लेती है। जब त्रिदेव लंदन जाता है अपने पेरेंट्स के साथ जब वो 8 इयर्स का होता है तब में जो है मिसेस प्रिस की डॉटर वो एक बहुत ही छोटा बेबी होती है। 1939 टू 40 की बात है ये। 1959 में
त्रिदिब में के साथ एक रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू करता है। रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि वो डेली ईमेल्स के सॉरी ईमेल्स तो तब थी नहीं, मैसेजेस के या सॉरी मैसेजेस भी नहीं थे, लेटर्स के थ्रू या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू उससे बातें करना शुरू करता है। एंड वो लेटर्स के थ्रू मेनली बात करते थे। जब उसने फोर्थ लेटर मेरे को भेजा तो उसमें उसने डिस्क्राइब किया, वो एक एरोटिक लेटर उसने भेजा था जिसमें उसने डिस्क्राइब किया एक मैन और एक वुमन की मीटिंग जो कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे और वो एक खाली सिनेमा हाउस में लव कर रहे थे एक दूसरे को। तो त्रिदीप ने साथ में ये भी लिखा कि वो भी ऐसा करना चाहता है मई के साथ, लेकिन उसके लिए उसे इंडिया आना पड़ेगा और वो बहुत ही एक्सपर्ट है ऐसी जगह ढूंढने में जहाँ कोई ना हो, सो उसको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सीन के कुछ टाइम बाद मे जो है वो कलकत्ता आती है, वहाँ वो नरेटर की फैमिली के साथ रहती है और जब वो त्रिदीप के साथ बाहर जाती है तो नरेटर भी उन दोनों के साथ बाहर जाता है एज अ थर्ड व्हील। और एक मॉर्निंग वो क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल देखने गए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उसे त्रिदीप के लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो लोग बाहर गए तो वो डायमंड हार्बर देखने गए और रास्ते में मैंने एक इंजर्ड डॉग देखा जो कि मिडल ऑफ द रोड में पड़ा हुआ था और उसने त्रिदीप को कार रोकने के लिए कहा। कार से उतर कर वहां गई जहां पर डॉग था और त्रिदीप के मना करने के बावजूद भी मैंने उस डॉग को मार दिया क्योंकि अ, उसके लिए एज पर हर थिंकिंग वो इतना सफ़र कर रहा था तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था। और ये देखने के बाद त्रिदीप ने कहा उसे प्रॉमिस करने के लिए कि अगर त्रिदीप के साथ भी कभी ऐसा हो रहा होगा तो मैं उसके साथ भी ऐसा ही करे। 2 जन 1964 को मैं, त्रिदीप, नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर और रॉबी ढाका गए। नरेटर की ग्रैंड मदर को रियलाइज हुआ कि उनका एक ओल्ड रिलेटिव है जो कि उनके फादर का एल्डर ब्रदर है, वो अभी भी ढाका में है। तो माया देवी के हस्बैंड की पोस्टिंग ढाका में थी, इसलिए माया देवी और ग्रैंड मदर दोनों उस ओल्ड मैन को रेस्क्यू करने जाते हैं। ढाका में ये दोनों सिस्टर्स अपने ओल्ड हाउस जाती हैं, लेकिन वो वहां जाके ये देखती हैं कि उनके पुराने घर में रिफ्यूजीज रह रहे हैं जो कि इंडिया के हैं। सिटी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी और ट्रबल था उस पर्टिकुलर दिन, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ गए। नरेटर की ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो वापस घर जा रही थी, क्योंकि ये जो है ये गोइंग होम वाला पार्ट है। वो वापस घर जा रही थी एज अ विडो फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं खालिल एक रिक्शा पुलर है और उसकी फैमिली जो है वो जेठा मशाई यानी कि उनके बड़े भाई को ढूंढ रही हैं। और जब उन्हें उनके बड़े भाई जेठामशाई मिलते हैं और वो उन्हें वापस चलने के लिए कहती हैं, तो वो मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ था तो मैं मरूंगा भी यहीं, मैं ढाका को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। और जब ग्रैंड मदर्स फेल हो जाती हैं उन्हें समझाने में तो वो एक दूसरा रास्ता निकालती हैं। और वो दूसरा रास्ता ये होता है कि खालिल जो कि रिक्शा चलाता है वो रिक्शा में लेकर उनके ब्रदर को गाड़ी के पीछे-पीछे आए ये कहकर कि वो कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं, वो ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा पाते कि कहीं से बहुत सारे मॉब्स आकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और गाड़ी में जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, वो अटेंशन उनकी डाइवर्ट हो जाती है और वो अपनी अटेंशन रिक्शा की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। वो भागते हैं रिक्शा की तरफ और ग्रैंडमदर चिल्लाती है कि ड्राइवर को कि तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, लेकिन मे इंसिस्ट करती है उनके भाई को बचाने के लिए और वो गाड़ी से नीचे उतर के रिक्शा की तरफ भागती है। जैसे ही त्रिदेव ये देखता है कि वो भाग रही है रिक्शा की तरफ, तो त्रिदेव भी उसके पीछे-पीछे भागता है और उन रिॉर्टर्स के ऊपर जाकर गिर जाता है। कुछ ही मिनट्स में त्रिदेव की डेथ हो जाती है। उसके साथ-साथ जेठा-मशाई भी मर जाते हैं और खालिल जो रिक्शा चला रहा होता है वो भी मर जाता है। अगर नरेटर उनके साथ ना गया होता, तो अभी तक नरेटर को नहीं पता होता कि एक्चुअली में क्या इंसिडेंट हुआ था उनकी डेथ का। और नरेटर के पर्सपेक्टिव में त्रिदीप की डेथ का जो रिस्पॉन्सिबल है वो रॉबी और मे है। इसी जैसे अभी हमने जो कम्युनल ट्रबल पढ़ा उसी तरह एक कम्युनल ट्रबल जनवरी 1964 में कलकत्ता में भी हुआ था, जब नरेटर जो है वो 12 साल का था और वो अपनी स्कूल बस के लिए वेट कर रहा था। बस वहाँ आई, लेकिन उस बस में सिर्फ
कुछ ही बॉयज़ थे। नरेटर ने सोचा कि शायद बच्चों ने छुट्टी करी है क्योंकि वो टेस्ट मैच की कमेंट्री सुनना चाहते थे जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहा था मद्रास में। लेकिन वो देखता है कि उसका मुस्लिम फ्रेंड मोंटू भी नहीं आया है और बॉयज़ ने यानी कि उसके फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसा सुना गया है कि पूरी सिटी में जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो वाटर बहुत ही ज़्यादा पॉइज़न्ड है। और वो बात तब आई गई हो गई, उन्होंने कुछ उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बहुत छोटा था लेकिन उस दिन के 15 साल बाद उसने त्रिदीप की डेथ की पूरी कहानी सुनी और ढाका के रियॉट्स और कलकत्ता के रियॉट्स के बीच जो कनेक्शन था वो निकाल सकता था। और उसने जो ये कनेक्शन निकाला वो उसने 1979 में एक्सीडेंटली निकाला जब वो एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ था तीन मूर्ति नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में। ऐसा ही सेम इंसिडेंट श्रीनगर में भी हुआ था, ढाका और कलकत्ता के रियॉट से पहले, जहाँ पर साइकेडेलिक हेयर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके चोरी हो गए थे और वो 4 जनवरी 1964 को उन्हें बरामद हुए थे। और जो ये गायब होना और उनका मिलना, इन इन चीज़ों से जो कम्युनल राइट्स हुए, रियॉट्स हुए थे, मास डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, जॉय हुई थी रिस्पेक्टिवली, इस इंसिडेंट ने बहुत सारे रियॉट्स करवाए थे खुलना में और ईस्ट पाकिस्तान में और उसके बाद कलकत्ता में। इन सब के बाद नरेटर जो है मे से 2 बार मिलता है 1963 में। पहले वो तब मिलता है जब वो त्रिदिप के रिगार्डिंग लेटर्स देने आती है और सेकंड वो तब मिलता है जब वो 17 इयर्स के हो जाते हैं और वो इंग्लैंड जाता है कुछ सालों के लिए कुछ मटेरियल कलेक्ट करने अपनी पीएचडी के लिए इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी से। मैं उस टाइम ऑर्केस्ट्रा में ओबो प्ले करती थी और वो अकेली रहती थी इलिंग्स्टन में। एक दिन नरेटर मे की परफॉर्मेंस देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा की टिकट लेके वहाँ जाता है और बाय चांस वो उसे वहाँ मिल जाती है, तो वो उसे पहचान लेती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए लेकर जाती है। इसी बीच इला और निक की मैरिज भी हो जाती है और उसी खुशी में मिसेस प्रिस एक बहुत ही अच्छी ग्रैंड पार्टी देती है, जहाँ पर नरेटर भी इनवाइटेड होता है। अब अपनी एक्स को शादी करता हुआ देख नरेटर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और उसकी ये हालत देखकर मैं उसे अपने घर ले जाती है। मे के घर में जब वो जाता है तो वो मे के साथ सेक्सुअल एडवांसेस करने की भी कोशिश करता है जिसे मे रिपल्स कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठकर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया और वो उस चीज़ के लिए उससे माफ़ी भी माँगता है। इंडिया आने से पहले नरेटर मे से लंदन में लास्ट टाइम इवनिंग में मिला और इन स्पाइट ऑफ हाउ ही हैड बिहेव्ड अर्लियर उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया और डिनर करते हुए शी वाज वंडरिंग व्हाई, क्यों उसने कभी भी ये नहीं पूछा कि कैसे त्रिदिप मर गया। और ये बात करते हुए वो उसे बताती है कि कैसे त्रिदीप की डेथ हुई और ये वो जो स्टोरी बताती है ये उसकी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से है और किस तरह वो नरेटर को बताती है कि किस तरह ग्रैंडमदर ने वहाँ से गाड़ी ले जाने का ऑर्डर दे दिया था। किस तरह ग्रैंडमदर चिल्ला रही थी कि किस तरह मैं जो थी वो रिक्शा की तरफ भागी और किस तरह त्रिदीप ने भी उसे फॉलो किया। फिर उसके बाद वो गिर गया वहाँ पर रियॉटर्स के बीच में और उस वज़ह से उसकी डेथ हो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी थी इस चीज़ के लिए क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसी के लिए हुआ है। अगर उस दिन मैं गाड़ी से ना उतरती तो शायद त्रिदीप भी ना उतरता और त्रिदीप की डेथ नहीं होती। बट लेटर उसे रियलाइज़ हुआ कि त्रिदीप ने अपनी लाइफ़ सैक्रिफाइस की है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, सो वो अब उतना गिल्ट महसूस नहीं करती जितना वो पहले करती थी। उस रात मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी तो इसलिए उसने नरेटर को कहा रुकने के लिए एंड नरेटर उस रात को रुका। फिर वो क्लोज आ गए बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पर जो है अमिताभ घोष स्टोरी ख़त्म करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इस नॉवल का कोई एंड नहीं है, कहीं भी जाके ख़त्म कर दी है ये नॉवल। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।